सो चैट ऑप्शन आपके पास है, आपको जवाब देना है, हाँ है ना है। सो मेरे लॉ स्टूडेंट तो दिख ही रहे हैं और ओके फाइन। सो दिस इज मिशन 2021 CA फाइनल ऑडिट एंड दिस इज डे 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैच को पहले ये देखना पड़ेगा कि इस अनसर्टेन इन्वायरमेंट में, जिसमें दो एग्जाम्स 2 बार पोस्टपोन्ड हो गई, एक तो कैंसिल ही हो गई, दूसरी अब पोस्टपोन्ड होके नवंबर में पहुंच गई, नवंबर भी लेट हो गई थोड़ी सी। और वैसे तो वी आर गेटिंग द पॉजिटिव वाइब्स कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। तो मई 21 एग्जाम तो डेफिनेट सी बात है कि बिल्कुल अपने टाइम पर ही होगी। और मई 21 के अंदर सिलेबस में क्या चेंजेस आएंगे सीए फाइनल ऑडिट, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में, एज सच कोड ऑफ एथिक्स में रेडिकल चेंजेस हैं। और कोड ऑफ एथिक्स में जो चेंजेस हैं वो चेंज कोड ऑफ एथिक्स ही हमको पढ़ना है और शुरुआत भी हम उसी से करेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। ओवरऑल सीए फाइनल जो है, अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 2021, ये पूरी तरह से पुराने तरीके से जो मैंने लिया था मिशन 2020 उससे ये अलग है। सो दिस इज अ डिफरेंट zone, it is a different kind of learning। मैं हर बार कुछ नया करता हूं। मिशन 2020 में मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए थे, दे वर वेरी इफेक्टिव। अभी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, अलग अलग स्ट्रेटेजी से पढ़ाया हुआ है मैंने। दिस टाइम वी हैव अ समवट मिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉर द टॉपिक्स, बट स्टिल देखते हैं आप कितना एंजॉय करते हैं इसको। ये बिल्कुल नए लेक्चर्स हैं और वी आर गोइंग विद दिस। सबसे पहले कंसंट्रेट करें कि व्हाट इज अवर सिलेबस। पहली बात तो आप ICAI के ऑडिट के सिलेबस पर आ जाओ। ICAI के अंदर ऑडिट के सिलेबस पर, ऑडिट के मॉड्यूल पर अगर हम नजर डालें तो बॉस बहुत ही अलग नजारा पेश होता है। जिस तरीके से पढ़ते हैं हम, उस तरीके से तो बहुत ही अलग है। देखिए, आपके ऑडिटिंग के अंदर 3 अलग अलग मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 उन्होंने दिया हुआ है। 3 वॉल्यूम्स में आपको एडवांस्ड ऑडिटिंग के वॉल्यूम को डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 के अंदर उन्होंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं पहले 3 चैप्टर्स में। चौथा चैप्टर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑडिट का है, 5वां चैप्टर आपका कंपनी ऑडिट और शेड्यूल 3 पर है, और छठा चैप्टर फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और कंपनी ऑडिट मिला करके उनका वॉल्यूम नंबर 1 है। मॉड्यूल 2 में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स दिए हैं। ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऑडिट ऑफ फिस्कल लॉस। और थर्ड वॉल्यूम में उन्होंने दिया है ऑडिट ऑफ PSU, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑडिटर एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड देन आखिरी में प्रोफेशनल एथिक्स। कुल 18 चैप्टर्स हैं सर। और अगर कोई ये कहता है कि मैंने कोड ऑफ एथिक्स कर लिया, कंपनी ऑडिट कर लिया और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कर लिए तो मेरा ऑडिट हो गया,
तो मालिक आपने 40% ऑडिट किया है, 60% ऑडिट ऑफ सीए फाइनल लाइज हियर अंडर वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 एक्सेप्ट प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे बड़ी गलती जो सीए फाइनल में हो रही है इस वक्त वो हो रही है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंप्लीट कर लो, कोड ऑफ एथिक्स कंप्लीट कर लो, कंपनी ऑडिट कंप्लीट कर लो, पास हो जाएंगे। सर 40 नंबर 45 नंबर की तैयारी कर रहे हो आप। आपकी मेजर तैयारी ओवरऑल चाहिए, आपको ओवरऑल तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जो बैच मैं शुरू कर रहा हूं आपकी, दिस बैच इज फॉर मई नवंबर 21, इवन फॉर मई 22, एंड विथ सम मॉडिफिकेशन इट कैन गो टू नवंबर 22। कोई दिक्कत नहीं है इस बैच में, बट स्टिल वी आर एट मई 21 एंड नवंबर 21। अब आप में से कितने लोग मई 21 में अपीयर हो रहे हैं? जस्ट टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर अपीयरिंग इन मई 21? Ketan is there. Fine. Ketan, you are from Indore or someone there? रोहित आप कहां से हैं? रोहित एंड केतन बोथ। एंड बेटा रियल मी आपका नाम तो बताओ। केतन इज फ्रॉम शिलोंग। दैट्स ग्रेट केतन, वेरी नाइस। सो वी हैव अ पर्सन फ्रॉम शिलोंग एंड वी हैव वन मोर friend from ours is from Tanzania. So who is from Tanzania? One guy is from Tanzania in this batch. Very good यार। एक शिलोंग से। आप सब लोग बता दें आप कहां से हैं। इंदौर वाले तो मुझे मालूम है, बाकी लोग बता दें कहां से। रिमेनिंग आकाश इज फ्रॉम मुंबई। दैट्स ग्रेट आकाश। रोहित यू आर फ्रॉम वेयर? मुंबई। दामिनी इज फ्रॉम मुंबई आई नो। नैन्सी यमुनानगर हरियाणा से है। और एनीवन एल्स? सो यार क्या नेशनल बैच? someone from Haryana, one is from Shillong, 3 are from Mumbai. That's great. One from Tanzania. It's an international batch होगी। Great. अभी तो और जुड़ेंगे। वैसे भी मैं एक्चुअली ये कंसेप्ट में इसलिए लाया कि मुझे तो रिकॉर्ड करना ही है मेरे पेन ड्राइव क्लासेस के लिए जो मई 21 की और नवंबर 21 की। तो मैं ऐसे करता हूँ कि जब मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो क्यों ना लाइव कर दूं। दैट्स वाई मैं लाइव पे आ जाता हूँ। तो ये कोई लाइव बैच मतलब एज सच लाइव बैच है जरूर, लेकिन मेन पर्पज इस बैच का जो है वो दैट इज टू रिकॉर्ड दी जी ड्राइव क्लासेस एंड पी ड्राइव क्लासेस। बट आई स्टिल फील दैट द मोर इफेक्टिवनेस कम्स व्हेन यू कम फॉर CA in this point. So all of you are from May 21. Very good. तो जितने लोग मई 21 से हैं उन लोगों को हम बात कर देते हैं। मंसूर जरीवाला इज फ्रॉम तंजानिया। दैट्स ग्रेट। नैन्सी इज फ्रॉम यमुनानगर। दामिनी इज फ्रॉम मुंबई। रोहित दुलानी इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई। आकाश कदम इज फ्रॉम मुंबई। केतन इज फ्रॉम शिलोंग। एंड रियलमी 6 कौन है यार? नाम ही नहीं डाला। चलिए कोई बात नहीं। सो लेट्स बिगिन दिस बैच। अब हम शुरू करेंगे। देखो अब ये तो आपके 3 वॉल्यूम दे दिए। अब आपको ब्लूप्रिंट समझना भी बहुत जरूरी है। ब्लूप्रिंट क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की साइट पर जब आप जाएंगे और BOS के पोर्टल पर जाएंगे, आपको सेक्शन वाइज वेटेज मिलेगा कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं उसका सेक्शन वाइज वेटेज क्या है। ओके। ये ब्लूप्रिंट आप सब लोगों को अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट या कहीं से भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। आज मैं पूरी तरह से ऑडिट को आपके सामने रखूंगा कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे।
देखिए, पहला चैप्टर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा ऑडिट प्लानिंग, तीसरा रिस्क असेसमेंट, चौथा ऑडिट रिपोर्ट। मतलब आपका पहला वॉल्यूम के अंदर 25 से 40 नंबर के आपको पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंक्लूडिंग ऑडिटिंग इन्वायरमेंट। 15 से 20 नंबर में आपको पूछा जाएगा ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तीसरा ग्रुप है 15 से 30 मार्क्स का, वो है स्पेशल फीचर्स ऑफ बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट और ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ। चौथा ग्रुप है ऑडिट ऑफ पीएसयू, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, वो है 10 to 20 मार्क्स का। और सातवां ग्रुप, चौथे ग्रुप के बाद पांचवा ग्रुप आपका जो है दैट इज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इटसेल्फ अकेला, दैट इज ऑफ 10 to 15 मार्क्स। ये रिवाइज है, ये 20 के नवंबर 20 के हिसाब से है, बट आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी गोइंग टू बी एनी चेंज फॉर 2021। मार्क्स वेटेज यही रहना है। अब आप देखो, किसी ने कहा सर मैंने प्रोफेशनल एथिक्स कर लिया, तो चलो तुमने 10 से 15 नंबर की तैयारी कर ली, ओके। किसी ने कहा सर मैंने कंपनी ऑडिट कर लिया, तो बेटा कंपनी ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी जो है तूने कर भी लिया है, तो वो 15 से 20 नंबर का नहीं, वो 5 से 10 नंबर का है, क्योंकि वो बाकी के साथ ग्रुप्ड है। तो 15 + 5 20। अब तुमने कहा सर मैंने स्टैंडर्ड सारे कर लिए, चलो स्टैंडर्ड सारे कर लिए तो 25 और 15 40, चलो और 10 जोड़ लो 50। कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी ऑडिट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये तीनों मिलाकर के दे विल ऑल ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 50। हाँ, मिनिमम। मैक्सिमम तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी इधर उधर हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ कि अकेले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ही 50 मार्क्स के आ गए, वो तो कोई भरोसा ही नहीं उस चीज का। लेकिन यस, और जब से ये मार्क्स वेटेज आया तब से मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूं, पेपर बिल्कुल मार्क्स वेटेज के हिसाब से। ये जो 54 और 72 और ऐसे मार्क्स में बोल रहा हूं, ये तब थे जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नोटिफाई नहीं किया था इन चीजों को। अब तो नोटिफाइड है, तो अब तो इसी प्रोपोर्शन में आ रही है। अच्छा, चेंज कहां कहां है? 20 और 21 में चेंज कहां है? 20 और 21 में चेंज इसमें है कि कोड ऑफ एथिक्स पूरी तरह से चेंज हो चुका है। दिस इज कंप्लीटली चेंज्ड। तो अब जो कोड ऑफ एथिक्स अपन पढ़ेंगे 10 से 15 नंबर का, वो बहुत ही अलग, पूरा ही मतलब हर क्लॉज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो तो अपनी जगह पूरा का पूरा ही चेंज है। तो वी विल हैव द फ्रेश कोड ऑफ एथिक्स। सर कोड ऑफ एथिक्स का भी तो मॉड्यूल ही नहीं आया। मॉड्यूल इज अंडर प्रिपरेशन, आप उसकी बात छोड़ दो, लेकिन मॉड्यूल जिससे बनेगा वो किताब तो हमारे पास है ना। एंड बीइंग अ मेंबर एंड ट्रेनर इन द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, I know what should be included in what will be included in the syllabus, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज करते समय तो, और अभी पूरे देश में हम लोग पढ़ा ही रहे ना कोड ऑफ एथिक्स मेंबर्स को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर्स को पढ़ा ही रहे, तो वो कोड ऑफ एथिक्स में कितने चेंजेस हैं, क्या हैं, तुम्हारे लेवल पर क्या है, वो सब हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। देन पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। बाकी ड्यू डिलिजेंस, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ऑडिट ऑफ पीएसयू, इनमें एज सच कोई खास चेंज नहीं है। ऑडिट ऑफ फिस्कल लॉ में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पूरी चेंज हो गई है, तो डेफिनेटली 21 के लेक्चर्स 20 के लेक्चर्स से अलग होंगे। जीएसटी ऑडिट में चेंजेस आए हैं, 21 के लेक्चर 20 से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ऑडिट ऑफ बैंक, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी में थोड़े से चेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली लेक्चर्स डिफरेंट होंगे। बैंक में तो चेंजेस आते ही रहते हैं, अभी कोविड के कारण बैंक में चेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली आएंगे चेंजेस।
ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज सच कोई भी चेंज नोटिस्ड नहीं है। ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एलओडीआर के अंदर जो चेंजेस आए थे वो इनकॉर्पोरेट हो चुके, तो 20 और 21 में एज सच कोई चेंज नहीं है। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज में कंपनी ऑडिट में भी एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर डेफिनेटली कोविड का बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है, तो ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर तो चेंज आने ही आना है। कारो 2020 पूरी तरह से आपको अप्लीकेबल होगी, क्योंकि पहले कारो 2016 थी, तो कारो 2016 के बाद जब कारो 20 आई है तो कारो 20 ने तो धमाल मचा दिया है और कारो 20 बहुत अलग है। तो कंपनी ऑडिट में जितने भी रिपरकेशंस आपके आने हैं वो कारो 20 के कारण आने हैं, तो 20 के लेक्चर 21 के लेक्चर डिफरेंट होंगे। नैन्सी, यू कैन गो आउट एंड कम इन अगेन इफ यू हैव एनी। आप में से किसी को भी वीडियो ब्लर दिखता है तो आप अपने आउट होकर वापस इन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में मेजरली कोई चेंज नहीं है, लेकिन केस स्टडीज के अंदर चेंज आएंगे। मिशन 2020 और मिशन 2021 के बीच में एक बेसिक डिफरेंस जो आएगा इस बार, वो आएगा इंटीग्रेटेड केस स्टडीज विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल न्यू, जो मिशन 2020 के अंदर नहीं था लेकिन मिशन 2021 के अंदर है। हालांकि मिशन 2020 के लेक्चर्स जिन्होंने लिए हैं उन्हें भी वो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज और इंटीग्रेटेड केस स्टडीज प्रोवाइड की जाएगी, बट हर बैच के बाद हम वो करेंगे। अभी इसमें से कुछ बच्चे मेरी मिशन 2021 लॉ बैच में भी बैठ रहे हैं, उनको मालूम है कि हम पिछले 25 साल के क्वेश्चन करते हैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद। वो स्ट्रेटेजीज मिशन 2020 में पहले नहीं थी, अब मिशन 2021 में मैं लेके आऊंगा और 25 इयर्स के क्वेश्चंस को हम 25 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन को हम हर चैप्टर के बाद सॉल्व करेंगे। एवरी चैप्टर व्हेनेवर इट विल बी फिनिश्ड वी विल हैव ऑडिट 25। पिछली बार तक मैंने ऑडिट 10 दिए थे, अब की बार मैं ऑडिट 25 लेके आऊंगा। पिछली बार मैंने ऑडिट 10 दिए थे, 20 अटेम्प्ट्स के पेपर लेकर बात की थी। दिस टाइम आई एम इंक्रीजिंग इट टू 25, सो वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड फ्रॉम मिशन 2020 टू द मिशन 2021 वी आर देयर। हर साल अक्टूबर से मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और दिसंबर तक मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तो वो हम 3-3 घंटे पढ़ते थे, बट दिस लॉकडाउन हैज गिव इमेंस प्रेशर टू अस। सो अभी ये बैच जो हम शुरू कर रहे हैं ये लगभग 1.5 घंटा रोज चलेगी, और 1.5 घंटा रोज चलने के साथ आप मान के चलिए कि 140 आवर्स हमको देना पड़ेंगे, यानी 100 डेज हम मान लें इस बैच के। तो आप आज से 100 डेज प्लस 100 डेज के बीच में कुछ हॉलीडेज या कुछ टेक्निकल एरर के कारण अगर छुट्टियां होती हैं तो अपन 10%, तो अपन मान लेते हैं 110 दिन के अंदर आपका ये बैच खत्म होगा, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। बाय द टाइम रिजल्ट विल कम वी विल एबल टू फिनिश दिस बैच। अगली बात है, क्या सारा हम 100% ही लाइव पर जाएंगे? देखिए सर, मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि 70% तो हम लाइव हैं। 70% कोर्स मतलब आउट ऑफ 140 आवर्स आप मान के चलिए कि ओनली 140 आवर्स में से 30% यानी 40 आवर्स विल बी गिवन टू यू ऑन जी ड्राइव, लेकिन उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी तो मैं ही करवाऊंगा, क्योंकि वो जो वहां नहीं है वो तो आपको मिलेगी। और अगर टाइम मिल गया और आपके साथ ट्यूनिंग अच्छी जम गई और आप लोगों को भी एंजॉय हो करते रहे हम बैच को, तो कोई भरोसा नहीं है, आई कैन गो विद द 100% वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, बट या 70% वीडियो लेक्चर्स
70% लाइव लेक्चर्स. आई एम गिविंग यू दी प्रॉमिस कि हम 70% तो लाइव जाएंगे. हाँ, ये हो सकता है कि जनवरी के बाद अगर कुछ बच जाते हैं कि भाई सिंपल से टॉपिक्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो हम उनको लेकर के जाएंगे. अब ओवरऑल 140 लेक्चर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं. आपके 140 लेक्चर्स में अगर अपन ग्रुप में आए तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे कोड ऑफ एथिक्स. पूरी कंट्री में कोड ऑफ एथिक्स अब तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है 2021 के लिए. यू आर द फर्स्ट गाइज हु आर गोइंग टू हैव कोड ऑफ एथिक्स 2021. सो कोड ऑफ एथिक्स से हम शुरू करेंगे. ये 10 से 15 मार्क्स बेटा कवर करने में हमें 1.5 घंटे के कितने लेक्चर लगेंगे मैं आज आपको कॉपी में लिखा देता हूं, ताकि आपकी कॉपी में आपका मास्टर डॉक्यूमेंट तैयार होना जरूरी है कि हाँ सर, ये आपने हमको शुरू में बोला था और ये आपने कमिटमेंट दिया था और इसी कमिटमेंट पर आप चलते रहे. ये तो बिल्कुल जरूरी है. सो लेट्स मूव टू द होल प्लान, ताकि आपको बार बार मुझसे पूछना ना पड़े कि सर बैच कब खत्म हो रही है, सर बैच कब खत्म हो रही है. आप नहीं पूछेंगे, आपका प्रोग्राम आपको बता देगा कि बैच कब खत्म हो रही है. नाउ लेट्स मूव. ऑडिट के अंदर आ गए हम. सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स. ये हमारा फर्स्ट फेज रहेगा. पहले फेज में हमें 10 to 15% मार्क्स यानी 15 नंबर, हालांकि 18 नंबर का कोड ऑफ एथिक्स आता है, ये सबको मालूम है. मिनिमम 18 का और कई बार 22 तक चला जाता है, पर इनके हिसाब से 15. ये 15 मार्क्स कवर करने में नए अमेंडमेंट के साथ मैं आपको बता दूं, पार्ट ए में वो कितना कोड ऑफ एथिक्स आपको रखते हैं ये अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर पार्ट ए को पूरा इंक्लूड करते हैं तो ये 20 to 25 मार्क्स में उनको लेके जाना पड़ेगा. अगर पूरा पार्ट ए इंक्लूड करते हैं तो पार्ट बी तो वो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि पार्ट बी तो उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी पार्ट बी है इंडियन कोड ऑफ एथिक्स और पार्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स. अब इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स का कितना पार्ट वो लेते हैं, क्योंकि इस्बा कोड ऑफ एथिक्स जो है वो रिवाइज हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हो गया, इसीलिए हमारा पार्ट बी भी रिवाइज हुआ. पर पार्ट बी रिवाइज हुआ टू एन एक्सटेंट जो पार्ट ए अफेक्ट करता था, लेकिन पार्ट ए जो पूरा रिवाइज हुआ उसको वो कितना रखना चाहेंगे कोर्स में, ये अभी डिबेट का विषय चल रहा है. क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स यार देखा जाए तो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये अपने स्वयं के लिए नॉलेज है. तो फिर क्या कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इस पार्ट ए को जो है पूरा इंक्लूड किया जाए? अगर पूरा इंक्लूड करेंगे तो उनको ये मार्क्स वेटेज बढ़ाना पड़ेगा. इस मार्क्स वेटेज को उनको लेके जाना पड़ेगा 20 से 25 मार्क्स, तब जाके पार्ट ए इंक्लूड होगा. हम अभी जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर जितना दिया हुआ है दैट इज पार्ट बी, वो पहले कंप्लीट करेंगे. इस बीच अगर इंस्टीट्यूट पार्ट ए डालता है तो पार्ट ए भी पूरा कर लेंगे, और अगर इंस्टीट्यूट कहता नहीं पार्ट ए का सिर्फ ओवरव्यू है जैसा अभी दिया हुआ है ऐसे ही आगे जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वैसे ही जाने दो. कितने लेक्चर्स में हम इस कोड ऑफ एथिक्स को खत्म करेंगे? 1.5 आवर्स के 15 लेक्चर्स, 1.5 आवर्स के 15 लेक्चर्स हमको लगेंगे टू फिनिश दिस कोड ऑफ एथिक्स. जो हैंड रिटन चार्ट मैंने 2021 के बनाए हैं वो हैंड रिटन चार्ट्स आपको मिलेंगे इस कोड ऑफ एथिक्स के, आज ही शाम तक आपको मिल जाएंगे. उनके अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे जो अमेंडमेंट आए हैं वो. What amendments we have in part B, we will incorporate those amendment into those charts itself. उन्हीं चार्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे. सो सारी चीजें
एज अ फ्रेश आपके साथ चलेंगे। मतलब यू आर दैट फर्स्ट पर्सन हु आर लर्निंग दिस प्रोफेशनल एथिक्स 2020। अब आप मुझसे ये मत कहना कि सर आप हमको 2021 के अंदर कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा रहे हो तो हम क्या वो चूहे हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिकल हो रहा है? नहीं सर, पिछले पूरे ईयर 2019 मैंने इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ मिलकर 3000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाया है जो चेंज हुआ है। तो आप मेरे ऊपर मत डाउट करना कि यार सर आप कैसे पढ़ा रहे हो। भाई 3000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूरे देश में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली में तो 2 बार आई टॉट ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिस रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स। मैंने तो पार्ट ए भी पढ़ाया है, उसके बाद पार्ट बी पढ़ाया है। तो आप उस पर तो बिल्कुल छोड़ दो कि आप हम पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, बहुत लोगों को पढ़ा दिया है, अब आपको पढ़ाऊंगा। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स होगा। प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ने के बाद इस ग्रुप को मैं खत्म करूंगा। इसके बाद में सीधे आऊंगा इस ग्रुप पे 10 to 20 मार्क्स पे, क्योंकि क्या है थोड़े से लाइटर टॉपिक भी पढ़ना पड़ेंगे बीच बीच में, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स विल बी मोर हेवियर। या फिर आपकी चॉइस होगी तो हम वैसे कर लेते हैं। आप अगर कंफर्टेबल होंगे तो हम वैसे चले जाएंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं सर प्रोफेशनल एथिक्स के बाद आप हमको सीधे स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग करवा दो, तो आई विल गो टू स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग। तो मैं बता दूं आपको कितना कितना टाइम लगेगा। तो सर 15 लेक्चर्स तो आपके लगेंगे किसके? कोड ऑफ एथिक्स के। So we will have total lectures में out of that 15 lectures will be of code of ethics, 40 lectures will be of standards on auditing। 40 लेक्चर आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लगेंगे। उसके बाद करीब 15 लेक्चर्स आपको लगेंगे कंपनी ऑडिट के, एक्सक्लूडिंग कारो, और कारो के अपने अकेले 5 लेक्चर होंगे। तो 20 लेक्चर्स में आपका खत्म होगा कंपनी ऑडिट, जिसमें अकाउंट्स, ऑडिट और डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड तीनों चैप्टर कवर होते हैं। तो 15 + 5 20, सो दैट इज 40 + 20 60 + 10 75 लेक्चर्स में आपका खत्म होगा, जिसको आप बोलते हो ऑडिट, जिसको मैं मानता हूं 6 से 50%। बाकी फिर हम कवर करेंगे 75 लेक्चर्स के बाद वी विल कवर रिमेनिंग पोर्शंस। रिमेनिंग मीन्स रेस्ट ऑफ द ऑडिट। रेस्ट ऑफ द ऑडिट विल गो अराउंड 40 लेक्चर्स to 45 लेक्चर्स, नॉट मोर देन दैट रिमेनिंग। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से कि ये आधा टाइम 50 नंबर लाने में लग रहा है, और उसके बाद 60% टाइम आपका जो है 60 to 70% टाइम आप 50 मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन 30 से 40% टाइम आप फोकस कर रहे हो रिमेनिंग 50 मार्क्स पे। और वो वाला पोर्शन स्कोर करने में टफ है, ये वाला पोर्शन स्कोर करने में इजी है। तो अब वो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। देखो दोनों के बारे में मैं बात कर दूं, मैंने कोर्स को आधा आधा बांट दिया, 75 लेक्चर्स अलग बांट दिए और 40 लेक्चर्स अलग बांट दिए। इसके अलावा तो प्रैक्टिसिंग और जो भी चलते रहेंगे वो अपनी जगह। 75 + 40 110 115 घंटे जो आपके हैं, उनमें ये जो 40 आवर्स है ना, इनमें अपन पढ़ेंगे बहुत सारा, रिटेन रखना भी मुश्किल है और लिखना भी मुश्किल है, और एक्यूरेसी जो इफिशिएंसी मार्क्स की वो भी कम है। लेकिन यहां पर मार्क्स का टोटा नहीं है, यानी इस 50 में से कैसे भी करके 35 से 40 तो लाने ही लाने हैं, और इस 40 में से कैसे भी करके आप करेंगे तो 20 to 25 आएंगे। यानी देखा जाए तो ये आपका एवरेज मार्किंग एक बच्चे की, मेरे स्टूडेंट की जो आती है वो आती 55 to 65।
सर हमको तो 85 लाना है, 86 लाना है। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बोलने में, पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूं। मेरी लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, सिर्फ 3 मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 82, 85 और 86 मार्क्स हैं, 3। और उन्हें भी नहीं मालूम है कि उन्हें ये मार्क्स कैसे आए। फालतू बातें करना नहीं। और मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता हूं कि उसके 86 आए, उसके 83 आए, उसके 82 आए, मुझसे पढ़ोगे तो इतने आएंगे। मुझे मालूम है कि मेरे सब्जेक्ट की लिमिटेशंस क्या है। अगर आप मेरे साथ रोज पढ़ने के बावजूद 15 मिनट्स से 30 मिनट्स घर पे दे दोगे, मैं आपसे मेरे पढ़ाने के बाद 15 से 30 मिनट मांग रहा हूं। और जो मेरे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करवाऊंगा उनको आप रिपीटेटिवली देख लोगे तो आपको 55 से 65 के बीच में ऑडिट में कोई नहीं रोक सकता। हाँ सर मेरे 65 से 75 के बीच में मार्क्स कैसे आएंगे? बेटा 65 से 75 के बीच में आने वाले मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी लैंग्वेज, आपकी सेंटेंस मेकिंग, आपका फ्लो ऑफ राइटिंग। ये जो फ्लो ऑफ राइटिंग होगा ये डिसाइड करेगा कि आपको 65 से 75 के बीच में कैसे मिलेंगे। 75 से 85 के बीच में मार्क्स कैसे आएंगे? 75 से 85 के बीच में मार्क्स तब आते हैं जब ऐसा फॉर्चून बनता है कि ऑडिट के पेपर के एक दिन पहले हम बैठे हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस कहीं से पढ़े हैं, आरटीपी में से पढ़े हैं या कहीं से भी पढ़े हैं, और वो हमें याद रह गए और हमने उनको लिख दिया। देखो झूठ बोलने का कोई काम नहीं है, फालतू सपने दिखाने की मेरी आदत नहीं, वो मार्केटिंग मुझे आती नहीं। तो मैं तो बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं मिनिमम 55, मैक्सिमम 65 अगर आप मेरे साथ जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कर लेते हैं। आप लिखने पे और स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो 65 से 75। उसके बाद आपके फॉर्चून पे डिपेंड करता है कि आप जो पढ़े, जिस पर मेहनत की है, वही क्वेश्चन एज इट इज जब एग्जाम में आ जाते हैं तो इसमें ना मेरी कोई मेहनत होती है ना आपकी होती है। वो लक होता है कि आपने जो पढ़ा वो आ गया और आप लिखा है। दिस इज हाउ द थिंग्स गोज। कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। आप मुझसे पढ़ोगे और ये 15 मिनट अगर आपने मुझे नहीं दिए तो क्या होगा? तो भाई साहब फिर आप मुझसे पढ़ो ही मत, क्योंकि आप फेल ही हो जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेरे को सुन के पास हो जाओगे तो ना हो पाएगा। मेरे साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल कोई, मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको पास करा दूंगा। पास तो आप ही को होना है, लेकिन आपको मेरे डायरेक्शन में मेहनत करनी है। आप ये मान के चलो आपको मेरे डायरेक्शन में मेहनत करनी है। कोई झूठ बात नहीं है कि मुझसे पढ़ लोगे तो सब याद हो जाएगा। कोई झूठ बात नहीं है कि मुझसे पढ़ लोगे तो एग्जाम में तुमको 65 के ऊपर आ जाएंगे और बाद में मैं बोल दूंगा बेटा पेपर टफ था, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर दे दो। फालतू बातें नहीं है, बहुत क्लियरली स्पेल्ड आउट कर दी है मैंने चीजों को। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस होल ऑडिट प्रोसेस। लॉ में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मालूम है, अभी लॉ 2021 हमारा मिशन चल ही रहा है। वो शाम को लगता है 7:30 से 9 के बीच में। अब शिफ्ट हो गया, अभी तो वो इसी टाइम पे लग रहा था, तो वो अब शिफ्ट हो गया 7:15 बजे शाम को। वहां हम अपना डायरेक्टर्स खत्म कर चुके, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हमने खत्म कर लिया, ऑपरेशंस मिसमैनेजमेंट चालू करेंगे हम। बट आज तो हम अभी अमालगमेशन मर्जर करेंगे, तो वो हम चल रहे हैं। हम 60th डे पे पहुंच चुके हैं, 61st डे है आज लॉ का। तो वैसे ही ये भी चलता जाएगा, बस जल्दीबाजी नहीं होना है। ये बात आप ध्यान रखना कि मैं अपनी गति से और अपने तरीके से पढ़ाता हूं, तो वो मेरा, आप उसको लिमिटेशन कह लो या
मेरा एटीट्यूड कह लो, मैं उसको अपने तरीके से पढ़ाता हूं. तो आई enjoy teaching, and till I enjoy teaching, I teach. Till you enjoy learning, I teach. But never ever मेरी क्लास में मैं जबरदस्ती झिलाता भी नहीं हूं और जबरदस्ती आपसे झेलने के लिए बोलता भी नहीं. अब दूसरी बात, हमारी बैच 130-140 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी. मार्केट में तो ऑडिट 160 आवर्स भी मिलता है, 200 आवर्स भी मिलता है. देखो जी, मैं 3 घंटे आपको पढ़ा दूंगा, उन 3 घंटों में 1.5 घंटे में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा आपको जो आपको गूगल पे आसानी से मिल सकते हैं, जो आपको गूगल पे आसानी से मिल सकते हैं. तो मैं फालतू जो वैचारिक डकारें होती हैं वो नहीं लेता हूं, मैं बहुत टू द पॉइंट बात करता हूं. टू द पॉइंट ही हम पढ़ते हैं, और टू द पॉइंट पढ़ोगे ना बेटा तो ही याद रहेगा आपको, ये भी आप ध्यान रखना. मैं आपको 3 घंटे पढ़ाऊंगा, आप उसमें से 1.5 घंटा ही रिटेन कर पाओगे, तो हम 3 घंटा पढ़ने की बजाय 1.5 घंटा पढ़ के 1.5 घंटा रिटेन करें ना. नहीं है माइंड की कैपेसिटी 3 घंटे, और ऑडिट जैसा सब्जेक्ट 3 घंटे मैं आपको क्यों झिलाऊंगा? इट्स नॉट नेसेसरी, ये तो हो ही नहीं सकता. कंसेप्चुअली गलत है 3 घंटे 4 घंटे ऑडिट पढ़ना. मेरे को मालूम, आप पढ़ के देख लो, कितना ही बड़ा टीचर ले आओ जी, अमिताभ बच्चन जी को उठा लाओ आप, 3 घंटे उनकी पिक्चर नहीं झिलती एक स्क्रीन पे, आप कैसी बातें करते हो? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नो डाउट अबाउट इट, प्रवीण शर्मा सर हमारे जो हैं वो 3 घंटे क्या 4 घंटे क्या 5 घंटे भी अगर अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है. मैं खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ाता हूं इंटरमीडिएट को तो 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेता हूं, उसमें दिक्कत थोड़ी है. थियरी नहीं होती है 3 घंटे 5 घंटे. हम भी प्रोवाइस में, मैंने भी उन लोगों को बोला, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार 3 घंटे, पॉसिबल ही नहीं 3 घंटे. आप कैसे पढ़ाना के लिए अपन कर सकते हैं? आप पढ़ाओ, आप 3 घंटे पढ़ाना, मैं 3 घंटे नहीं पढ़ा सकता, मैं हार्डली 2 घंटे पढ़ा सकता हूं. तो प्रोवाइस में भी अभी जब बैचेस चालू होंगी नए सेंटर्स में, तो वहां भी यही चल रहा है कि यार 2-2.5 घंटे पढ़ाना है. मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, मैंने कहा बाकी पढ़ा सकते हो, 3 घंटे पढ़ा सकते हो, नहीं हो सकता. 3 घंटे थियरी सब्जेक्ट झिलाया नहीं जा सकता, दुनिया का कितना ही अच्छा टीचर आप ले आओ, इट्स नॉट पॉसिबल. तो बाकी आप सारे सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करो और आगे बढ़ो. तो अब हम शुरू करेंगे क्या? कोड ऑफ एथिक्स. नया बिल्कुल फ्रेश कोड ऑफ एथिक्स से हम शुरू करेंगे. So let's move with code of ethics. This is Ethical Standards Board and we have this knowledge page from Ethical Standards Board. Now we have publications. Look at here. You have 3 volumes of Code of Ethics. See, Institute's Ethical Standards Board has divided their Code of Ethics into 3 volumes. Code of Ethics Volume 1, Code of Ethics Volume 2, and Code of Ethics Volume 3. Code of Ethics Volume 1 is ISBA Code of Ethics, that is called Ethical Standards Board, International Ethical Standards Board for Accountants. जो ISBA है वो ISBA Code of Ethics जो है वो Volume 1 में. Volume 2 है, that is Institute of Chartered Accountants of India Code of Ethics, and Volume 3 जो है that is about the case studies. So we have 3 different standards, 3 different codes, volumes. First Volume 1, second Volume 2 and third Volume 3. 3 अलग अलग वॉल्यूम है. Volume 1 पर अगर आप जाएंगे तो this is Code of Ethics Volume 1 which is revised because International Code of Ethics has been revised. So International Code of Ethics के रिवाइज होने के कारण ये पर्टिकुलर
जो कोड ऑफ एथिक्स है ये रिवाइज हुआ. दैट वाज अ पॉइंट. नाउ देयर इज इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, जिसको हम बोलते हैं इस्बा. तो आज आपको एक नए नाम से परिचित करा रहा हूं मैं. इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, दैट इज कॉल्ड इस्बा. लेकिन ये इस्बा है किसके अंदर? इस्बा कौन है? इस्बा इज नथिंग बट अ कमिटी under the aegis of International Federation of Accountants, that's called IFAC. IFAC कौन है? IFAC है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, यानी पूरे वर्ल्ड के जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ICAI इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हर जगह ICAI जैसी बॉडीज हैं. वो सारी बॉडीज का एक एसोसिएशन है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. और वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स इंटरनेशनली डिसाइड करता है कि अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस और अकाउंटेंट्स इन सर्विस किस तरीके से बिहेव करेंगे. और ये डिसाइड करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनली अकाउंटेंट्स के लिए कोड बनाया, और वो कोड कहलाता है इस्बा कोड. दैट इज इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंट, इस्बा का कोड. ये इस्बा कोड 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो गया वर्ल्ड वाइड. अब जो पार्टनरिंग कंट्रीज हैं, पार्टनरिंग कंट्रीज मींस जो इस आईफैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के सदस्य हैं, उन कंट्रीज को अपनी अपनी कंट्रीज में जाकर के उसको फॉलो करवाना है. इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज मेंबर ऑफ आईफैक. इंडिया इज मेंबर ऑफ आईफैक. तो जब इंडिया मेंबर हो गया है आईफैक का, है शुरू से, बहुत बहुत पहले से, तो इंडिया जब मेंबर है किसका? आईफैक का, तो डेफिनेटली बात है कि आईफैक का मेंबर होने के कारण इंडिया को भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के इस्बा द्वारा इशूड कोड ऑफ एथिक्स को, जो रिवाइज हुआ 2018 में, जो अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 2020 से, वो अपने मेंबर्स पे भी लगाना पड़ेगा. अब जब हम इंडिया आए तो इंडिया में हमने अपना कोड ऑफ एथिक्स बना रखा था. ये तो बाद में बना इस्बा कोड ऑफ एथिक्स, और हम इस्बा के मेंबर तो बाद में बने. क्या इस्बा के मेंबर बनने से, आईफैक के मेंबर तो हम बाद में बने, क्या आईफैक के मेंबर बनने से पहले हमारे कोड ऑफ एथिक्स नहीं था? हमारे तो कोड ऑफ एथिक्स शुरू से 1960s में ही हम कोड ऑफ एथिक्स लेके आ गए थे. तो हम कोड ऑफ एथिक्स क्या लेके आए थे? हमारी कोड ऑफ एथिक्स की परिभाषा बिल्कुल सही थी. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 ने जितने डूज और जितने डोंट्स दिए हैं, हमने उनको कंपाइल करके एक बुक बना दी जिसको हमने कहा कोड ऑफ एथिक्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1949 और रेगुलेशंस को पढ़कर हमने उनकी समराइज्ड वे में एक बुक निकाली जिसमें कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तुम ये कर सकते हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तुम ये नहीं कर सकते हो. उसे हमने नाम दिया कोड ऑफ एथिक्स का. तो वो भी हमारे पास मौजूद है. अब हमारे साथ प्रॉब्लम आ गई, यार हमारे पास हमारा देसी कोड ऑफ एथिक्स है, अब ये विदेशी कोड ऑफ एथिक्स को भी लगाना है. बोले साहब वो तो लगाना पड़ेगा क्योंकि आप उनके मेंबर हो. आप उनके मेंबर हो तो आपको लगाना ही पड़ेगा. अच्छा, इनके मेंबर नहीं बनेंगे तो क्या होगा? अगर आप इनके मेंबर नहीं बनोगे तो इंटरनेशनली अपने प्रोफेशन को कैसे खड़ा करोगे? जब आप उस नेटवर्क का हिस्सा बनोगे, इंटरनेशनली अपने मेंबर्स को खड़ा करोगे, तो आईफैक के सदस्य तो आपको बनना पड़ेगा ना. तो आईफैक के सदस्य हो तो आपको आईफैक भी फॉलो करना पड़ेगा. तो हमारे पास दो कोड ऑफ एथिक्स हो गए, एक हो गया इंटरनेशनल, एक हो गया नेशनल. तो अब इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स का क्या करें? तो हमने कहा नहीं साहब, वो भी अपने मेंबर्स को फॉलो करना है. तो हमने कहा चलो एक बुक बनाओ.
वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 हमने बना दी। वॉल्यूम 1 क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। एक बात बताऊं आपको, ये जो वॉल्यूम 1 है ना 330 पेज का है। कितने का? 330 पेजेस। दिस वॉल्यूम 1 इज ऑफ 330 पेजेस। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये वॉल्यूम 1 इससे पहले पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, और पार्ट ए के बारे में आपको आपके मॉड्यूल में 2 पेज दी है, और ये आज से 330 पेज का नहीं है, ये पहले भी 250 पेज का था। जब इसका नाम पार्ट ए था तब ये 250 पेज का था, तो आपके कोर्स से बाहर था, नहीं था आपके कोर्स में। 250 पेज में से 2.5 पेज भी नहीं दिए थे आपके मॉड्यूल में, आज भी नहीं है। अब ये आ गया है 330 पेज का। अब देखना यह है कि इन 330 पेज को इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में कैसे डालता है, और अगर इन 330 पेज में से मॉड्यूल में डालना पड़ा तो 30 पेज तो आप मान के चलो कि मॉड्यूल में इसके आएंगे, और अगर आए तो फिर उनको नंबर भी बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स को वो अभी भी डालेंगे, जैसा पिछले इतने साल। अच्छा एक मिनट, ये तो 2000 से आ रहा है ना अपने पास इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स, कोई आज की बात थोड़ी है। लुक एट दिस, ये कोई आज की बात थोड़ी है। हमने हमारा पहला कोड ऑफ एथिक्स 1963 में निकाला था, लेकिन इस्बा कोड ऑफ एथिक्स हमने 2009 में लाए थे। जो 11th एडिशन आया था ना 2009 में, इसमें हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेके आए थे। आईफेक के मेंबर बनने के बाद 2009 में जो हमने 11th एडिशन लाए थे 2009 में, तब हमने इस्बा कोड लिया था। तो आपके कोर्स में अभी भी नहीं है, जबकि 2009 से इस्बा कोड इंडिया में लगा हुआ है। तो इस्बा कोड ऑफ एथिक्स पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 आपसे कितना पूछा जाएगा अभी अपने को नहीं मालूम। सर अगर बढ़ा दिया तो पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाया है, आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्या? एक्स्ट्रा ले लूंगा, 6 घंटे के लेक्चर खत्म कर देंगे उसको। ओके, व्हाट इज पार्ट बी? व्हाट इज पार्ट बी? इफ वी गो टू पार्ट बी तो ओहो मैंने गलत कर दिया। एथिकल नॉन स्टैंडिंग कमिटीज में आपको जाना पड़ेगा एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड में। उसमें आप देखो वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 2 जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। ये हमारे यहां 1963 से अवेलेबल है। हमारा फर्स्ट एडिशन 1963 में आया था। हमने 1963 में कोड ऑफ एथिक्स बनाए थे। 1963 से हम हमारे मेंबर को एक किताब देते हैं कि देख भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये रहा कोड ऑफ एथिक्स। तो ये हमारे कोर्स में है। अच्छा सर वॉल्यूम 3 क्या हुआ? देखो बेटा ऐसा है कि कोड ऑफ एथिक्स जो पुराना था है ना, वो तो अब यहां से हटा दिया गया है। कोड ऑफ एथिक्स ओल्ड वाला। अगर 2009 का कोड ऑफ एथिक्स में आपको बताऊं तो उसमें क्या किया था इन्होंने कि एक एक प्रोविजन बताते थे और उसके नीचे जो डिसिप्लिनरी केसेस होते थे, जो रियल में डिसिप्लिनरी केसेस होते थे, उनको रख देते थे। बाद में इनको लगा कि अब डिसिप्लिनरी केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि किताब पढ़ने में मजा नहीं आता, तो इन्होंने क्या किया, उस बुक में से जो डिसिप्लिनरी केसेस थे उन सबको उठा के कहां रख दिया, पीछे। जैसे आपको बोलूं कि मैंने अपनी किताब बनाई तो उस किताब में क्या किया, हर क्लास के बाद प्रॉब्लम रख दी, हर क्लास के बाद प्रॉब्लम रख दी। तो उसमें कई बच्चों ने बोला सर यार क्लास पढ़ते पढ़ते बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, तो हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप हटा दो। तो मैंने क्या किया, अगले एडिशन में सारे प्रॉब्लम बीच में से हटा के आखिरी में डाल दिए। तो वही इंस्टीट्यूट ने किया कि भाई अब बीच बीच में केस, प्रैक्टिकल केस स्टडी डिस्टर्ब कर रही है। किसी क्लास में 50-60 केस स्टडी है तो वो क्लास में 50-60 केस स्टडी आ गई, तो बोले पढ़ने का फ्लो बिगड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है डिसिप्लिनरी केसेस को अलग ही डाल दो। तो उन्होंने वॉल्यूम 3 डाल दिया, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी केसेस। सर ये तो आप है ना ऐसे बताते जा रहे हो, हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा, तुम अभी मुझसे पढ़ना शुरू किए हो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो?
लेट्स स्टार्ट। आपकी एक कॉपी रहेगी, है ना, तो कुछ चीजें मैं आपकी कॉपी में भी बनवाऊंगा और कुछ चीजें आपके साथ रहेंगी। तो अभी मैं देखता हूं 2-3 दिन आपके साथ बैठकर आपकी कॉपी में आपको चीजें बनवाऊं, वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है बजाय कि रेडीमेड चीजों के। आपको आपके सब मिल जाएगा, बट लेट्स हैव अ चार्ट। हमने लॉ में भी इतने चार्ट्स बनाए, यहां भी पढ़ते पढ़ते चार्ट्स बनाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स मतलब क्या? एथिक्स मतलब राइट वे ऑफ बिहेविंग। एथिक्स का मतलब मूल्य, संस्कार, उचित बर्ताव, प्रॉपर कंडक्ट, और आई से कंडक्ट विदाउट एनी मिसकंडक्ट इज कॉल्ड इथिक्स। सो कोड ऑफ एथिक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो फॉर कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो हमारे पास 2 कोड ऑफ एथिक्स है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल या इंडियन। इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स कहां से इशू हुआ? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स फॉर अकाउंटेंट ने, इस्बा ने जो कोड इशू किया उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। revised in 2018, applicable from 1/4/2020 and volume 1 is issued from Ethical Standard Board of ICAI। ICAI के एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने वॉल्यूम 1 इशू करके रखा हुआ है, दैट इज देयर। सो इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स विच इज इशूड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, एंड उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई जिसका नाम है एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। उसने इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स निकाला जो रिवाइज हुआ 2008 में, एप्लीकेबल है 1/4/2020 से, वॉल्यूम 1 विच इज इशूड बाय एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ ICAI। ये हुई पहली बात। इंडियन कोड ऑफ एथिक्स क्या है? इंडिया में ICAI के एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने निकाला है कोड ऑफ एथिक्स। ये कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हुआ 2019 में, अप्लाई हुआ एप्लीकेबल फ्रॉम, ये भी 1/4/2020 से एप्लीकेबल था, लेकिन कोविड को देखते हुए इसकी एप्लीकेबिलिटी को टाल दिया गया। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी में अभी भी प्रॉब्लम है। अभी भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ प्रोविजंस जो हैं वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। ओल्ड प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल है, अमेंडमेंट्स एज इट इज एप्लीकेबल है, बट पार्ट बी के, पार्ट ए के कुछ प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो डिफरेंट डेट्स हैं। अच्छा, ये इशू हुआ है वॉल्यूम 2 के रूप में, इशूड बाय ESB ऑफ ICAI। वो मैं पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कि कौन सी चीज कब एप्लीकेबल, किस डेट से, डिफरेंट डेट्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी।
देयर इज डिफरेंट डेट्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी. तो इंडियन ICAI ESB Code of Ethics revised in 2019, applicable from different dates, and volume 2 is issued by ESB of ICAI. So simple. Code of Ethics. अब what is volume 3? सर, इंडिया में ICAI ने कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज किया, वो सब ठीक है. 2019 में जब रिवाइज किया तो सेपरेटेड डिसिप्लिनरी केसेस इनटू वॉल्यूम 3. वॉल्यूम 3 में डिसिप्लिनरी केसेस को इन्होंने अलग कर दिया. तो देर आर 3 वॉल्यूम्स. वॉल्यूम 1 एग्जाम में कितना आएगा ये अभी BOS बताएगा. वॉल्यूम 2 वो तो हमको करना है. सो वी आर नाउ स्टार्टिंग व्हाट? वॉल्यूम 2. अभी हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 3 के जो रेफरेंस हमको लेना होंगे वो हम ले लेंगे. वॉल्यूम 1 में से कितना आएगा? लेट अस फर्स्ट डिसाइडेड बाय ICAI, देन वी वुड गो अहेड. तो इस तरीके से आपकी बैच का ये पहला दिन है. कुछ और बच्चे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, वो और ज्वाइन करेंगे कल परसों से. तो हम तो रोज ही पढ़ रहे हैं. तो हमारी बैच का जो टाइम रहेगा दैट वुड बी फ्रॉम 8:30 to 9:45 वी विल बी हैविंग द टाइम. तो हमारा टाइम रहेगा 8:30 to 9:45 डेली. 8:15 to 9:45 डेली. दैट वुड बी आवर टाइम टिल द बैच एंड्स. जब तक बैच चलेगी तब तक यही टाइम रहेगा. इसमें अब कोई चेंजेस होने वाले हैं नहीं. सो दैट वुड बी 9:45. इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा. दैट इज द टाइम. लॉ का टाइम था वो हमने अलग कर लिया. वो पहले से भी हमने डिसाइड किया था कि विल हैव चेंज इन टाइम व्हेन द बैच विल बी देयर. चलिए, तो ये टाइम पर हम रोज मिलेंगे. ओके, आज डे 1 में इतना काफी है. बाकी की बात हम करते हैं कल. टिल देन, गुड बाय. एनी डाउट यू कैन आस्क.